So hello and welcome back everyone to this another video. सबसे पहले congratulations to all the students who have cleared your CSET and you are now planning for your executive. अभी एग्जीक्यूटिव के लिए हमको बहुत सारी चीज़ जो है ध्यान में रखना है, बहुत सारी चीज़ जो है अपने को पता नहीं है वो पता करना है और उसके बाद अच्छे से प्लानिंग करके एग्जीक्यूटिव के लिए बैठना है. ठीक है, विदाउट अ प्रॉपर प्लानिंग वी कैन नॉट गो इनटू एग्जीक्यूटिव. बैठना ही मत अगर प्लानिंग नहीं है तो. प्लानिंग आज से करना है. रिजल्ट जो है वो कल निकल चुका है, अभी से प्लानिंग करो और एग्जीक्यूटिव के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो आज से ही. प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले अपने को रजिस्ट्रेशन कराना होगा, मॉक टेस्ट देना होगा, प्री एग्जामिनेशन टेस्ट देना होगा, फिर अपना 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम देना होगा. इनको लेके बहुत सारा जो कन्फ्यूजन है वो मैं आज दूर कर दूंगा. उसके बाद कुछ एडवाइजेस भी दूंगा मैं. ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखना है. सबसे पहला जो बात है वो है रजिस्ट्रेशन कब करना है अपने को. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है कि रजिस्ट्रेशन अपने को कब करना है. आपका एग्जामिनेशन ख़त्म हो चुका है, आपका एग्जामिनेशन जैन में था, रिजल्ट भी आउट हो चुका है. तो आप लोग अगर सिंगल मॉड्यूल देना चाहते हो, अगर आप लोग सिंगल मॉड्यूल देना चाहते हो और जून में आप एग्जामिनेशन देना चाहते हो तो आपका लास्ट कट ऑफ डेट होगा 31 जनवरी. 31 जनवरी तक आप लोग को रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा अगर आप लोग सिंगल मॉड्यूल देना चाहते हो. ठीक है, बोथ मॉड्यूल जो है जून के लिए आप स्टूडेंट्स लोग नहीं दे पाओगे. कौन सा स्टूडेंट नहीं दे पाएगा? जिसका एग्जामिनेशन अभी फिलहाल खत्म हुआ है जनवरी को. ठीक है, जिसका एग्जामिनेशन जनवरी को खत्म हुआ है CSET का, वो लोग नहीं दे पाएंगे एग्जामिनेशन जून में. मतलब सिंगल ग्रुप दे पाएंगे लेकिन बोथ ग्रुप जो है वो नहीं दे पाएंगे. समझ में आ रहा है? जून में आप लोग सिर्फ एक मॉड्यूल के लिए एलिजिबल हो. तो अगर आप वैसे स्टूडेंट हो जो सिंगल मॉड्यूल देना चाहता है तो जून में आप लोग दे सकते हो और उसका जो रजिस्ट्रेशन डेट होगा, लास्ट कट ऑफ डेट होगा, वो होगा 31 जनवरी. ठीक है, अगर आप लोग बोथ मॉड्यूल देना चाहते हो, ठीक है, रैंक के लिए सोच रहे हो, बोथ मॉड्यूल देना है मेरे को, एक ही बार में निकाल देना है. ठीक है, तो आपका लास्ट डेट होगा 31 मई और आपका एग्जामिनेशन गिरेगा दिसंबर में. ठीक है, आपका लास्ट डेट होगा 31 मई और एग्जामिनेशन गिरेगा कब? दिसंबर में. ये हो गया आपका कट ऑफ डेट्स फॉर रजिस्ट्रेशन. ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस कितना चाहिए होगा सर? रजिस्ट्रेशन फीस जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक है 10,600 और एक है 10,100. ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है 10,600 ले लेते हैं, वो भी आप कर सकते हो, लेकिन जो जर्नल वो लोग इशू करते हैं वो कोई काम का नहीं होता है. तो मेरा एडवाइस ये है कि आप लोग 10,100 का जो रजिस्ट्रेशन है वो करा लेना है. ठीक है, नाउ दिस इज अप टू यू कि आप कौन सा कराना चाहते हो. 10,600 में 500 रुपये में आपको जर्नल्स भेजेंगे एवरी मंथ बाय ICSI, जो कि आपके पढ़ाई के लिए, मतलब फॉर योर एग्जामिनेशन इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है ना, यू विल जस्ट बी अपडेटेड विद सम स्टफ बट दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन. यू अंडरस्टैंड? तो आई सजेस्ट एवरीवन टू डू दिस 10,100 रुपीज़. ओके, अब एक डाउट है, ये जो 10,100 रुपीज़ है ये कौन सा फीस है? ये है रजिस्ट्रेशन फीस, रजिस्ट्रेशन इनटू एग्जीक्यूटिव. ओके, आप रजिस्टर कर रहे हो कहाँ पे? एग्जीक्यूटिव में आ रहे हो, उसका रजिस्ट्रेशन फीस. तो ये एक ही बार में दे देना है आपको. ओके, कब देना है सर? ये वाले डेट्स में, 31 जन और 31 मई वाले. ठीक है, अगर आप सिंगल मॉड्यूल दे रहे हो जून में तो आप 31 जन में पे करोगे ये फीस, और अगर आप बोथ मॉड्यूल देना चाहते हो तो आपको दिसंबर में देना होगा एग्जामिनेशन और कट ऑफ डेट क्या है? 31 मई. ठीक है ना, फीस कितना होगा? 10,100. अब और एक चीज़ है, और एक प्रकार का फीस आपको पे करना होगा, वो है सिटिंग फीस कह लो, एग्जामिनेशन फीस कह लो, फॉर्म फिलअप फीस कह लो. समझ में आ रहा है ना? तो उसका जो है पर मॉड्यूल का कॉस्ट है 1,200 रुपीज़, 1,200 रुपीज़. ठीक है, तो 1,200 रुपीज़ आपको पेमेंट करना होगा. सर ये पेमेंट कब करना होगा? ये पेमेंट करना होगा आपको 26 फेब से लेके 25 मार्च तक, अगर आप जून में एग्जामिनेशन दे रहे हो. और अगर आप एग्जामिनेशन दे रहे हो दिसंबर में तो आपका लास्ट डेट होगा 26 अगस्त से लेके 25 सितंबर तक. ठीक है, यू अंडरस्टैंड? ठीक है, ये डेट्स जो है याद रख लेना. अच्छा, रजिस्ट्रेशन का वैलिडिटी कितना साल के लिए रहता है? ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था. रजिस्ट्रेशन क्या मेरे को हर साल 10,100 रुपये में करना होगा? नहीं, रजिस्ट्रेशन का वैलिडिटी लगभग 5 साल के लिए रहता है, 5 ईयर्स. ठीक है, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करा पाओगे फॉर 5 ईयर्स. तो आप लोगों ने एक बार एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करा लिया है
तो अगले 5 साल तक आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा, आप एग्जीक्यूटिव के एग्जामिनेशंस दे पाओगे। समझ में आ रहा है ना। फॉर एनी रीज़न पकड़ लो, आपने इस साल रजिस्ट्रेशन किया एग्जीक्यूटिव के लिए लेकिन आप एग्जामिनेशन नहीं दे पाए, कुछ भी रीज़न हो सकता है, ठीक है ना। तो अगले साल आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। 5 साल तक आपका जो है रजिस्ट्रेशन का वैलिडिटी रहेगा, यू अंडरस्टैंड। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जितने बार भी आप एग्जामिनेशन दे रहे हो इन 5 सालों में आप जितने बार भी अटैम्प्ट दे रहे हो, बैठ रहे हो एग्जामिनेशन के लिए, आपको ये जो 1200 रुपये है हर अटैम्प्ट के लिए पेमेंट करना होगा, ठीक है। हर मॉड्यूल के लिए 1200 रुपये, मतलब 2 ग्रुप अगर दे रहे हो, 2 मॉड्यूल दे रहे हो तो 2400 रुपये, 2400 रुपीज़, यू अंडरस्टैंड। और जितने बार आप एग्जामिनेशन के लिए बैठ रहे हो, साल में 2 बार एग्जामिनेशन होता है, 2 बार बैठ सकते हो आप, उतनी बार आपको पेमेंट करना होगा। ये 1200 रुपीज़ वो सेटिंग फीस होता है, एग्जामिनेशन फीस होता है। समझ में आ रहा है, क्लियर है डाउट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्री एग्जामिनेशन टेस्ट एंड 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम। इसको लेके बहुत डर है सबके मन में, ठीक है। पहले मैं प्री एग्जामिनेशन टेस्ट के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्री एग्जामिनेशन टेस्ट का कुछ ऐसा है कि प्री एग्जामिनेशन टेस्ट आप लोग को करना तो है ही, ठीक है। कब करना है, आपके फॉर्म फिलअप का जो डेट है, ठीक है, फॉर्म फिलअप का जो डेट है उससे पहले करना है, बिफोर फॉर्म फिलअप। बिफोर फॉर्म फिलअप सर कितने मॉड्यूल का करना है। अगर आप लोग सिंगल मॉड्यूल दे रहे हो तो जिस मॉड्यूल का आप दे रहे हो एग्जामिनेशन, उसी मॉड्यूल का आपको फॉर्म फिलअप प्री एग्जामिनेशन टेस्ट जो है वो कंप्लीट करना होगा। अगर आप 2 मॉड्यूल दे रहे हो तो दोनों मॉड्यूल का करना होगा। अगर आप मॉड्यूल 1 दे रहे हो तो मॉड्यूल 1 का करना होगा। अगर आप मॉड्यूल 2 दे रहे हो, सिर्फ मॉड्यूल 2 दे रहे हो, तो आपको मॉड्यूल 2 का करना होगा प्री एग्जामिनेशन टेस्ट बिफोर दी फॉर्म फिलअप डेट्स। फॉर्म फिलअप डेट से पहले कर लेना है प्री एग्जामिनेशन टेस्ट, ठीक है। ये कहाँ पे करना है सर, जैसे आप रजिस्ट्रेशन कराओगे ना, आपको 2 प्रकार के पासवर्ड आएंगे, एक आएंगे ICSI से और एक आएगा TCS से। तो ICSI से जो पासवर्ड आएगा वो आपका होगा ID, ठीक है ना। आप वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन देख सकते हो कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल्स है वगैरह है वो आप देख सकते हो। ये कोई काम का नहीं रहता है फ़िलहाल, मतलब आएगा, आप देख सकते हो आपका रजिस्ट्रेशन। अगर कुछ चेंजेस कराना है, मतलब कुछ गलत आप लोगों ने फॉर्म फिलअप कर लिया है, नाम वगैरह, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हर एक स्टूडेंट को, देखो जो भी ईमेल ID दे रहे हो, फ़ोन नंबर दे रहे हो, एकदम ध्यान से देना। ये झमेला मत रखना है कि मेरे को चेंज करना है बाद में, समझ में आ रहा है ना, तो वो कर लेना। और TCS का जो है वो आपको एकदम संभाल के रखना है। TCS का क्या होगा, TCS में आपको ये प्री एग्जामिनेशन टेस्ट जो है, ये TCS वाले जो ID है, ID पासवर्ड मिलेगा, उसमें आपको करना होगा। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहाँ पे मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया है कि दोनों ID पासवर्ड का, ICSI का जो आया है और TCS का जो आएगा और ICSI का जो आएगा, इन दोनों का क्या करना है, ठीक है ना, कहाँ पे देना है, क्या करना है, कौन से वेबसाइट में जाना है, किस पोर्टल में जाना है, वो मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से देख लेना है, ठीक है। अब बात ये है कि ये हो गया प्री एग्जामिनेशन टेस्ट का, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ईजी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम। 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम कहाँ होता है, 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है आपके ICSI चैप्टर में, ठीक है, ICSI चैप्टर में। फॉर एग्जांपल कलकत्ता में अगर है तो कलकत्ता के चैप्टर में होगा, अगर आप दिल्ली में हो तो दिल्ली के चैप्टर में होगा, अगर आप मुंबई में हो तो मुंबई के चैप्टर में होगा, समझ में आ रहा है ना। ऐसे अगर आप गुवाहाटी में हो तो गुवाहाटी के चैप्टर में होगा, तो आपके नियरेस्ट चैप्टर में होगा। चैप्टर मतलब वो ICSI का ऑफिस, वहाँ पे होगा, यू अंडरस्टैंड। लेकिन सुनो, बात ये है कि अभी जो ये कोरोना का चल रहा है, इसलिए वो सारा जो ऑफलाइन है वो ऑनलाइन होगा अभी, ठीक है। ये ऑनलाइन वो लोग सल्टा देंगे। ऑनलाइन कैसे होगा समझो, ऑनलाइन वो लोग वीडियोस अवेलेबल करा देंगे आपको, कहाँ पे, ये TCS वाले पोर्टल पे, TCS वाले पोर्टल पे आपको अवेलेबल करा देंगे आपके वीडियोस 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम का। उस वीडियोस को सिर्फ आपको बैठ के देख लेना है, आप बैठ के देख लोगे, फिर आपका कंप्लीट दिखाएगा और हो जाएगा आपका 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्री एग्जामिनेशन टेस्ट भी TCS में होगा और ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी TCS वाले में ही होगा। बहुत सारे बच्चे जो है आफ्टर रजिस्ट्रेशन बोलते हैं कि मेरा TCS वाला पासवर्ड, ICSI वाला पासवर्ड नहीं आया है। तो बाई चांस आपका नहीं आया है और 15 दिन से ज़्यादा हो चुका है या फिर 15 से 20 दिन से ज़्यादा हो चुका है और आपका ID पासवर्ड नहीं आया है, तो आपको एक कंप्लेंट ड्रॉप कर देना है ICSI पोर्टल में, ठीक है। उस पोर्टल में जब एक बार आपने कंप्लेंट ड्रॉप कर दिया, तब ICSI आपको बोल देंगे कि आगे क्या करना होगा।
या फिर अगर ICSI ने लेट कर रहे हैं तो ICSI आपको बोल देंगे कि थोड़ा दिन वेट करो, हम लोग भेज देंगे। यू अंडरस्टैंड, ये ICSI कर देंगे, ठीक है। तो ये प्री एग्जामिनेशन टेस्ट और 1 डे ओरिएंटेशन टेस्ट ये आपका ऑनलाइन हो जाएगा TCS वाले ID पासवर्ड में, ठीक है, TCS वाले पोर्टल में। कैसे करना है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाके देख सकते हो। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी डरते हैं कि 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम तो सर 15 दिन के अंदर अंदर, रजिस्ट्रेशन के 15 दिन के अंदर अंदर कर लेना चाहिए। वो पहले था, अब नहीं है, बिकॉज ये ऑनलाइन होने वाला है। ऑनलाइन वीडियोस भेजने में भी टाइम लगता है, और ऑनलाइन जो है वो अभी आप घर में बैठ के कर सकते हो। तो 15 दिन का जो वो एक टाइम पीरियड था वो नहीं है, पहले था, बिकॉज अपने को चैप्टर में जाके करना होता था रजिस्ट्रेशन के। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए तो 15 दिन का चक्कर मत डरो आप लोग सिर्फ वेट करो फॉर दी ID एंड पासवर्ड। और ID पासवर्ड आने के बहुत उनको भी टाइम लगता है भेजने में वीडियोस, ठीक है ना। तो वीडियोस ऐसा नहीं कि आज ID पासवर्ड आ गया आपका, आज ही वीडियोस भेज देंगे, थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद वो लोग वीडियोस भेजते। लेकिन मैंने वैसे ही बताया कि 15 से 20 दिन के ऊपर हो जाए तो एक बार कंप्लेंट ड्रॉप कर देना। अगर आपको पता नहीं कि ICSI में कंप्लेंट कैसे करना है या फिर कोई भी क्वेश्चन कैसे पूछना है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख लेना है आपको, ठीक है। बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने उधर पे। नेक्स्ट है सब्जेक्ट्स के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि सब्जेक्ट्स कौन से हैं अपने CS एग्जीक्यूटिव के कोर्स पे। देखो, मॉड्यूल है 2, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2, ठीक है। मॉड्यूल 1 में है 4 सब्जेक्ट्स, 4 पेपर्स, और मॉड्यूल 2 में भी है 4 पेपर्स, न्यू सिलेबस, ठीक है। पहला पेपर है JIGL, ठीक है। मैं सीरियल वाइज नहीं बोल रहा हूँ, मैं नॉर्मली बोल दे रहा हूँ। एक है JIGL, फिर है अपना कंपनी लॉ, फिर है अपना SBEC, और लास्ट में है अपना टैक्स, ठीक है, टैक्स लॉ। ये मॉड्यूल 1 का हो चुका है। मॉड्यूल 2 का है अपना CMA, जो कि कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ठीक है। उसके बाद है अपना FM और SM। उसके बाद है अपना SLCM, जो कि है हम लोग सेबी भी कहते हैं इसको, ठीक है, SLCM, सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट। और लास्ट में अपना EBCL, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड कॉमर्शियल लॉ, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट्स है अपने पे। अभी इधर पे MCQ पेपर्स कितने हैं? MCQ पेपर से अपने पहला ग्रुप में है टैक्स का जो पेपर है वो है अपना MCQ, ठीक है, MCQ, ये MCQ पेपर है अपना टैक्स का। और सेकेंड मॉड्यूल में अपना CMA, जो कि अकाउंट्स है, और FM एंड SM जो है ये भी MCQs है। बाकी सारी जो है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर्स है, आपको लिखना होगा भर के, ठीक है, भर के आपको लिखना होगा। यू अंडरस्टैंड नाउ? अब बात यह है कि कौन सा पेपर बड़ा है, कौन सा पेपर छोटा है। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि यार कौन सा पेपर बड़ा है जिसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। ऐसा बड़ा छोटा नहीं होता, हर पेपर में आपको पास करना होगा, ठीक है। हर पेपर में आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाना होगा। अगर 100 मार्क्स का पेपर है, हाँ जी 100 मार्क्स का ही पेपर है, तो आपको मिनिमम 40 लाना होगा। लेकिन फिर भी आप पास नहीं कर पाओगे अगर मिनिमम 40% लाए आप, अगर आपने एग्रीगेट फुलफिल नहीं किया तो। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मॉड्यूल 1 में है आपका 4 सब्जेक्ट्स, राइट, 4 सब्जेक्ट्स। चारों सब्जेक्ट्स में कितने हैं बताओ? चारों सब्जेक्ट्स में 100 करके 400 मार्क्स, राइट। और इसमें भी 4 सब्जेक्ट्स है, चारों सब्जेक्ट्स मिला के 400 मार्क्स। यू अंडरस्टैंड, 400 मार्क्स। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि चारों सब्जेक्ट्स का मिला के आपको 50% जो है वो फुलफिल करना होगा। एग्रीगेट में 50% लाना होगा आपको। अगर आपने एग्रीगेट में 50% लाए तभी पास हो। मतलब समझो, अगर 400 है टोटल मार्क्स एक ग्रुप का टोटल मार्क्स है अगर 400, ठीक है, तो उसी ग्रुप में अगर आप सिर्फ मिनिमम 40% ला रहे हो, एवरी सब्जेक्ट्स में सिर्फ आपने 40 लाया, तो आपका एग्रीगेट रीच हो रहा है। हाँ जी, एग्रीगेट रीच हो रहा है, 200 रीच हो रहा है। मत एग्रीगेट इन ए सेंस कि आपका 50% रीच हो रहा है। 50% कितना होगा? 50% होगा 200 मार्क्स। समझ में आ रहा है ना? 200 मार्क्स होगा आपका 50%। तो अगर आपने हर सब्जेक्ट में 40 लाए तब भी आपका 50% जो है वो फुलफिल नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल JIGL में आपने लाए 40, कंपनी लॉ में लाए 40, SBC में लाए 40 और टैक्स में लाए 40। अगर आपने हर सब्जेक्ट में 40% लाए तो आपका टोटल हो रहा है 160, जो कि फेल हो आप। लेकिन सर मैंने तो हर सब्जेक्ट में 40% लाया, जो आपने बोला। मैंने बोला कि हर सब्जेक्ट में 40% लाना है, लेकिन एग्रीगेट में 200 रीच करना है। 200 तो चाहिए अपन को पास करने में,
ठीक है, पूरा 200 चाहिए अपन को पास करने में। ओके, इसमें से कौन से सब्जेक्ट का सिलेबस सबसे ज़्यादा है सर, कौन सा सब्जेक्ट जो है वो ह्यूमंगस है? तो इसमें से बहुत सारे सब्जेक्ट जो है वो ह्यूमंगस है, जैसे कि है कंपनी लॉ ह्यूमंगस है, टैक्स है ह्यूमंगस है, ठीक है, SLCM भी ह्यूमंगस है, CMA भी ह्यूमंगस है। तो ये सारे जो है ना, ये आपको जैसे जैसे आप मॉड्यूल करते रहोगे वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का अलग अलग रहता है। कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कंपनी लॉ बहुत इजी लगता है उनको, लेकिन JIGL टफ लगता है। कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि JIGL बहुत इजी लगता है और कंपनी लॉ टफ लगता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स एंड एवरीथिंग क्लियरली, वेरी वेरी क्लियरली। ठीक है, ये हो चुका है मॉड्यूल्स के ऊपर। ये अपने सब्जेक्ट्स है। सब्जेक्ट्स MCQ कितने हैं? पहले मॉड्यूल में MCQ सब्जेक्ट है सिर्फ 1, सेकेंड मॉड्यूल में MCQ सब्जेक्ट्स है 2। ठीक है, पास परसेंटेज कितना है सर दोनों मॉड्यूल का? तो दोनों मॉड्यूल का अगर मैं पास परसेंटेज बताऊं तो लगभग 4% के आसपास आता है, 4% के आसपास आता है, 4 to 5% पकड़ लो। ठीक है, दोनों मॉड्यूल का अगर आप दोनों दे रहे हो, ठीक है, पास परसेंटेज इन अ पर्टिकुलर अटेम्प्ट। अगर आप सिंगल मॉड्यूल दे रहे हो तो ग्रुप 1 का पकड़ लो 10%। ये मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है लेकिन फिर भी ठीक है, 10% बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने। और मॉड्यूल 2 में पकड़ लो, ये भी 10% ही पकड़ लेते हैं। ठीक है ना, कुछ ऐसा ही होता है सिनेरियो एग्जामिनेशन का। ठीक है, तो अभी कुछ स्टूडेंट का डाउट होगा जो CSET अभी फ़िलहाल क्रैक किए हैं, मेरे को क्या करना है, सिंगल ग्रुप देना है या फिर बोथ ग्रुप देना है, सिंगल ग्रुप देना है या फिर बोथ ग्रुप देना है। ये जो है ना बेटा, ये कंप्लीटली दिमाग में रख लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके पढ़ाई का कैपेबिलिटी। ठीक है, कितना है आपका कैपेसिटी, कितना है अब्जॉर्ब करने में सब कुछ। ठीक है, कितने जल्दी आप चीज़ों को अब्जॉर्ब करते हैं, वो है चीज़। बिकॉज ये जो कोर्स है ना एग्जीक्यूटिव का, ये टफ नहीं है, सिर्फ ह्यूमंगस है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ है, मतलब रॉकेट साइंस, ऐसा नहीं है। रॉकेट साइंस नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा ह्यूमंगस है, रॉकेट साइंस से भी ज़्यादा ह्यूमंगस है। तो इसको याद करने में टेक्निक्स लगते हैं, याद करने में आपको रिविजन्स लगते हैं, मल्टीपल अटैम्प्ट लगते हैं, मल्टीपल अटैम्प्ट ऑफ रिविजन्स लगते हैं। समझ में आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा रिविजन लगता है। लगभग आपको अगर 2 मॉड्यूल देना है ना, अगर आपको 2 मॉड्यूल देना है तो पकड़ लो दिन में, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो 12 आवर्स का स्टडी तो करना ही है मिनिमम। अगर आप बोथ मॉड्यूल दे रहे हो, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो मिनिमम 12 आवर्स का स्टडी तो करना ही होगा। तो आप पूछ लो अपने आप को कि हो पाएगा कि नहीं। बिकॉज ऐसा नहीं कि जोश में हमने कूद मार दिया उसके बाद तो पता ही है खाई है नीचे। समझ में आ रहा है ना, तो पैराशूट लेके कूदना है। अगर आपके पास पैराशूट है तो कूदो, अगर नहीं है तो मत कूदो। समझ में आ रहा है। अगर आप 12 आवर्स के लिए बैठ सकते हो बोथ मॉड्यूल के लिए, देन गो फॉर इट। बिकॉज लेटर में पछताने में कोई वो फ़ायदा नहीं है। तो पहले से दिमाग को सेट कर लो कि मैं कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट हूँ। अगर मैं बहुत ज़्यादा पढ़ पाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मॉड्यूल आराम से दे दो। कोई भी सिलेबस टफ नहीं है, बहुत इजी सिलेबस है, सिर्फ ह्यूमंगस है, उसको सिर्फ कवर करना है, मल्टीपल रिविजन्स देना। ठीक है, अंडरस्टूड। और अगर आपको ऐसा है कि मेरे को नहीं मैं आराम से चलूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कोई भी मॉड्यूल में से दे सकते हो। सर मैं मॉड्यूल 2 दे सकता हूँ पहले, उसके बाद मॉड्यूल 1। हाँ जी, आप मॉड्यूल 2 दे सकते हो पहले, उसके बाद भी मॉड्यूल 1 दे सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है। मॉड्यूल 2 अलग है, मॉड्यूल 1 अलग है। एक दूसरे से कितना ज़्यादा रिलेट रखते हैं, रिलेटेड है, बहुत कम, लगभग 20 to 30% इन रिलेशन है मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। 20% पकड़ लो मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 जो है रिलेट करते हैं एक दूसरे से 20%, उससे ज़्यादा नहीं। तो आप आराम से दे सकते हो, मॉड्यूल 2 पहले दे सकते हो, उसके बाद मॉड्यूल 1। जिसका अकाउंट्स अच्छा है, ठीक है, और जिसको कॉन्फिडेंस चाहिए, तो आपका न्यूमेरिकल्स अच्छा है तो आप पहले मॉड्यूल 2 दे दो। जिसका लॉ में अच्छा लगता है पढ़ने में, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मॉड्यूल 1 दे दो सबसे पहले। हालांकि थ्योरी आपके इसमें भी है, समझ में आ रहा है ना, मॉड्यूल 2 में भी है। बिकॉज यहाँ पे है अपना सेबी, सिक्योरिटीज़ लॉ, ठीक है, EBCL है, इकोनॉमिक्स। तो ये सारे जो है ना, इसमें भी बहुत ज़्यादा थ्योरी है, तो पढ़ना तो दोनों में ही है। कोई भी मॉड्यूल दे दो आप। ठीक है, आई होप कि इसमें मैंने सब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नीचे। अगर कोई भी कुछ भी छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं फटाफट रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, लेक्चर्स के बारे में, हाँ जी, लेक्चर्स जो है आपको कोचिंग जो है वो आप कहीं से भी देख सकते हो। आप YouTube के ऊपर सर्च करो, ठीक है, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे टैलेंटेड टीचर्स हैं, बहुत बढ़िया टीचर्स हैं। आपके बैंक बैलेंस के हिसाब से आप अपने लेक्चर्स को ख़रीद सकते हो। ठीक है, ओके,
तो यू कैन परचेज द लेक्चर्स अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी, मनी कैपेबिलिटी, यू अंडरस्टैंड ना। तो अलग अलग टीचर्स जो है अलग अलग चार्जेस करते हैं, ठीक है। मैं देखो एक चीज़ बोल दे रहा हूँ, आप अगर ना 60,000 का लेक्चर ख़रीद रहे हो और उसी में आप अगर 6,000 का लेक्चर ख़रीद रहे हो और आप सोच रहे हो ऐसा कि मैंने 60,000 का लेक्चर ख़रीदा है तो इसमें से मेरा सब कुछ हो जाएगा, मेरे को ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है ये दिमाग से निकाल लो, समझ में आ रहा है ना, वो दिमाग से निकाल लो। जितने भी बच्चे 60,000 का लेक्चर ख़रीद रहे हैं उसमें भी पास परसेंटेज कितना होगा, हार्डली 1 और 2, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से हार्डली 1 और 2% ही बच्चे पास करते हैं ना। 2% मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, समझ गए ना, 1% पकड़ लो कोई भी पर्टिकुलर कोचिंग क्लासेस से। तो समझो कहीं पे भी ले रहे हो आप, ठीक है, आपका जो होगा पास करने का जो एक प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ेगा तभी जब आप खुद से मेहनत करोगे, जब आप खुद से मेहनत करोगे। तो 6K का लेक्चर जो है और 60K का लेक्चर जो है दोनों सेम रहेगा। अगर आपने खुद मेहनत नहीं किया तो आपको 60K में भी मेहनत करना होगा, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना होगा, और 6K में भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना होगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये, टीचर के ऊपर विश्वास तो रखना ही होगा, ठीक है ना। किसी भी टीचर से आप ले रहे हो तो उस पर विश्वास किया करो, विश्वास करो, ठीक है, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट मत करना, क्योंकि इंस्टीट्यूट का मटेरियल जो है उसको साथ में मतलब अपने सीने से चिपका के चलना है, ठीक है। इंस्टीट्यूट का मटेरियल ऐसा है कि क्वेश्चन जो है उसी में से बनते हैं। तो एक चीज़ याद रखना, जितना भी कलरफुल मैट हो जाए या फिर डिज़ाइंड मैट हो जाए या फिर बहुत सारे मैट हो जाए या फिर बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाए उस मैट में, वो तब तक वो हमेशा इनसफिशिएंट रहेगा जब तक आप ना इंस्टीट्यूट का मटेरियल कर लो, समझ में आ रहा है। वो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसका तो करना ही है, उसके साथ ही साथ आपको ICSI का भी कवर करना है, उसके हिसाब से चलो, आप पढ़ाई उसके हिसाब से करना है। अगर आप इंस्टीट्यूट, आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर चैप्टर ख़त्म किया आपने, ठीक है, तो आप उसी चैप्टर को अपने इंस्टीट्यूट के मटेरियल से देख लेना है कि कोई भी टॉपिक छूटा तो नहीं है। अगर कोई भी टॉपिक छूट रहा है तो उस टॉपिक को इंस्टीट्यूट के मटेरियल से कर लेना है, समझ में आ रहा है। ये दिमाग में लेकर चलो, तभी पास कर पाओगे, तभी पास कर पाओगे। आई एम रिपीटिंग दिस सेंटेंस, तभी पास कर पाओगे, मार्क माई वर्ड्स। अगर आप सिर्फ कोई भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का कोचिंग क्लासेस का सिर्फ मैट भर के जा रहे हो या फिर पूरा ब्लाइंडली ट्रस्ट करके जा रहे हो ना, तब थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पास नहीं कर पाओगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो है बेटा समझ लो, यहाँ पे 1-2%, 0.5% के हिसाब से ना लाखों बच्चे निकल जाते हैं, मतलब फेल हो जाते हैं। तो रिस्क नहीं लेना है किसी भी कीमत पे, रिस्क जो है एकदम नहीं लेना है। तो ये हो गया आपका बात। अब CS एग्ज़ाम स्क्वाड में हम लोग क्या कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत जितना मैं हेल्प कर दे पा रहा हूँ स्टूडेंट्स को उतना तो मैं कर रहा हूँ। तो हमारे चैनल के ऊपर कंपनी लॉ, JIGL और SBEC के फ्री वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट सिलेबस के फ्री वीडियो लेक्चर्स अभी अपलोड होना शुरू हो चुका है और आपके एग्ज़ाम से पहले जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यू हैव पास्ड योर CSET बाई स्टडिंग फ्रॉम द लेक्चर्स ऑफ दिस चैनल, ठीक है। इस चैनल के वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद ही आप पास कर पाए हो CSET, देन आप ये सारे वीडियोस जो है हमारे चैनल से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि क्वालिटी में मतलब समझ में ना कॉम्प्रोमाइज़्ड है या फिर कुछ भी छूट रहा है। इतना तो गारंटी है कि आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जितना करा रहे हैं वो टीचर, उससे 1% ज़्यादा मैं करा दूंगा इसी चैनल के ऊपर, समझ में आ रहा है ना, ये मेरा प्रॉमिस है। तो आप यहीं से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं होगा आपके लिए। हम लोग आई विल ट्राई टू मेक द वीडियोस एज फास्ट एज पॉसिबल सो दैट आपका सिलेबस ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। और हम लोग टेस्ट सीरीज़ भी लेंगे, ओके, और चार्ट्स जो है आपके सब्जेक्ट्स के, ठीक है, चार्ट्स भी हम लोग लॉन्च करेंगे। उसके बाद हम लोग अब जितने भी मटेरियल्स प्रोवाइडेड है, मतलब मटेरियल्स चाहिए आपको CS एग्जीक्यूटिव को क्रैक करने के लिए, सारे मटेरियल्स जो है हम लोग धीरे धीरे प्रोवाइड करते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए लेक्चर्स जो है वो आ रहे हैं एक एक करके एवरीडे, एक दो करके एवरीडे लेक्चर्स आ रहे हैं, तो वो आपको बैठ के आराम से देख लेना है। इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देखोगे कि कंपनी लॉ 2021 लिखा होगा, JIGL 2021 लिखा होगा, SBC 2021 लिखा होगा, वहाँ से आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, यू अंडरस्टैंड। और सारे जो है वो इंस्टीट्यूट के मटेरियल से होने वाला है, तो आपको टेंशन लेने का कोई दरकार नहीं होगा, ठीक है।
So this is all about CS executive. I don't think that I'm losing anything or I'm missing out anything. Just let me remind myself, I've done this and that. Okay, सब कुछ हो चुका है, कोई तो दिक्कत वाला बात नहीं है. ओके अच्छा, एक क्वेश्चन जो है ना स्टूडेंट्स पूछते हैं बार बार कि बाई चांस सर, ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन सर बाई चांस अगर मैं फेल कर गया तो क्या होगा, तो मेरे को दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना होगा? नहीं, दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा, रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं कराना होगा बाई चांस आप फेल हो गए तो. लेकिन सिटिंग फीस जो है वो तो पे करना पड़ेगा जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो. मैंने बोला है 5 साल के लिए वैलिडिटी रहता है आपका रजिस्ट्रेशन का. समझ में आ रहा है? एकदम समझ चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लोगे. आई होप दैट आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी टॉपिक. एंड फिर भी अगर कोई टॉपिक छूट चुका है देन आई एम वेरी सॉरी. आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो आपके कमेंट्स, मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा सब कुछ. ठीक है, लिटरली सब कुछ. Once again, congratulations to all the students who have passed your CSET. Thank you so much everyone. Happy learning guys. Bye bye. Take care.